नमस्कार मित्रों। ज्योतिष में आपने ग्रहों के बारे में सुना होगा, राशियों के बारे में सुना होगा, नक्षत्रों के बारे में सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुराने समय में, वैदिक काल में राशियों का तो जन्म बाद में हुआ है। नक्षत्रों से ही सारा कुछ हमारे विद्वान देखते थे। हमारे जो ऋषि महात्मा थे, वो नक्षत्रों की पोजीशन अंतरिक्ष में, आकाश में कैसी है, उसके आधार पर भी सारे प्रोडिक्शन करते थे। तो जो स्टार हैं, जो तारे हैं आकाश में, उनका एक स्ट्रक्चर है सबका अपना। ये 360 डिग्री में मैनेज किया है इसको। तो उसी हिसाब से इनको नाम दिए गए, उसी हिसाब से इनको सिंबल दिए गए। 27 नक्षत्र जो हैं वो, उनको हमारा जो पूरा जोडिक है, उस जोडिक में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो 360 डिग्री का टोटल है, जिसमें से 30-30 डिग्री हम सभी को, ग्रहों को दे दिया है, 9 ग्रहों को। तो 12 राशियों को दे दिया है। इसके अलावा जैसे एक राशि का निर्माण हुआ है, तो उस राशि में 13 डिग्री 20 मिनट, ये एक राशि को दिया हुआ है पूरा। 2.25 नक्षत्र से बनती है, तो 6 डिग्री का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो एक उसको दिया हुआ है नक्षत्र को। तो उसके 4 चरण हैं नक्षत्र को। इसमें क्या किया है, 4 चरणों में डिवाइड किया है। तो 4 चरण में डिवाइड करके तब वो जो है नक्षत्र कंप्लीट होता है। एक जो राशि आती है हमारी, उसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं, यानी 9 चरण आते हैं। उन 9 चरणों में अलग अलग ध्वनि है वायुमंडल में, उसी हिसाब से हम लोगों के नाम रखे जाते हैं। आप वायुमंडल में और उसमें अंतरिक्ष में किस तरह की ध्वनि उस पर्टिकुलर नक्षत्र के चरण में आ रही है, उस ध्वनि के आधार पर हम लोग को नाम रखे जाते हैं वर्णमाला के क्रम के। जैसे लेलू ले लो, ऐसे लालू ले लो, चाचू चेचो, इस तरह से इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। ऐसे ही नक्षत्रों को सौम्य कौन से नक्षत्र हैं, मृद नक्षत्र कौन से हैं, कटु नक्षत्र कौन से हैं, स्थिर कौन से हैं, स्थिर कौन से हैं, ऊर्ध्वगामी कौन से हैं, अपगामी कौन से हैं। तो ये भी एक इनका डिवीजन किया हुआ है। चर कौन है, अचर कौन है, स्थिर कौन है। जो ये जो मुहूर्त जो बनाते हैं ना हमारे ज्योतिष में, उसमें ये सब चीज देखी जाती है। मान लीजिए हम कार खरीदने जा रहे हैं, तो हमको उसमें कौन सी नक्षत्र में वो खरीदना चाहिए, या हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो कौन से नक्षत्र में खरीदना चाहिए। अब मान लो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आपने उसको चलित में ले लिया, चल में ले लिया, तो वो प्रॉपर्टी टिकेगी नहीं आपके पास। आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं, आपने उसको ऐसे नक्षत्र में उसकी नींव रख दी जो स्थिर नहीं है, तो वो मकान आपको फलेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं आपके पास। या तो वो बिक जाएगा, या फिर वो टूट जाएगा भूकंप या किसी बाधा व्याधा से। तो इस तरह का भी सारी चीजें इन्हीं से। किसी की आपकी खोई हुई वस्तु है, तो वो खोई हुई वस्तु किस नक्षत्र में गुम हुई थी। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो, जिनको बोलते हैं हम अंधे नक्षत्र। कुछ ऐसे हैं जो, जिनमें हम उजाले वाले नक्षत्र हैं। तो अगर वो उजाले वाले नक्षत्र में खोई है, तब तो वो मिल जाएगी, दिखेगी चीज। फिर उसकी दिशा का डायरेक्शन देख लेते हैं हम, इस डायरेक्शन में गई हुई है। और अंध नक्षत्र में गई है, तो फिर वो उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। तो नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व है ज्योतिष में। इनके सबके वृक्ष हैं, इनके सबके पक्षी हैं, इनके सबके पशु हैं।
यदि हमको रेमेडी करना है नक्षत्रों के माध्यम से, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, किस पेड़ की पूजा करना चाहिए, कौन से पक्षी को हमको भोजन देना चाहिए, कौन से पशु को हमको खाना देना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए, ये भी आप नक्षत्रों से जान सकते हैं। सामान्यतः ज्योतिष में इतनी डेप्थ में कोई जाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इनके माध्यम से आप बिना पैसे वाले उपाय कर पाएंगे। बार बार मेरा फोकस वही है कि जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो उसको लूटा न जाए, वो लुटे नहीं, और उसका विश्वास भी ना उठे ज्योतिष विज्ञान से। बस मेरे जो पर्पज है वो यही दो है, समाज का कल्याण भी हो और हमारे ज्योतिष विज्ञान का विकास भी हो। हमारी आने वाली पीढ़ी जैसे कंप्यूटर को पढ़ती है, दूसरे विषय को पढ़ती है, उसी रुचि के साथ ज्योतिष का भी अध्ययन करें। हर स्टूडेंट को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वो अपना हॉरोस्कोप खुद स्टडी कर सके। धन्यवाद दोस्तों।